अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी से मुतालिक खबरों पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत से किसी को नहीं इनकार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबता किया है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ी ताकत रूस के सरबराह का रवां माह दूसरा राब्ता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन करके अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान को फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ राब्ते में रहना चाहिए और मुश्किल हालात में अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान 2 तरफा ताउन और शंघाई ताउन तंजीम से मुतालिक भी बातचीत की गई और राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हकीकत है। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने आलमी बिरादरी को मशवरा दे दिया। कहा कि दुनिया शराइत ना रखे, हुकूमत और निज़ाम का फैसला अफगान अवाम करेंगे। जबकि जेनेवा की आलमी कॉन्फ्रेंस में इमदाद देने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। एक तरफ ताबन की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, दूसरी तरफ अमरीका कौमी असासे मुंजमद कर रहा है। तालिबान आलमी बिरादरी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने बड़ी पेशकश कर दी। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालिबान एक हकीकत है, दुनिया जितनी जल्द इसको तस्लीम कर ले यही सबके लिए सूदमंद होगा। हमारे सामने शराइत नहीं रखे, हुकूमत अपनी मर्जी की बनाएंगे। इंतशार फैलाने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए अफगान वजीर खारजा ने कहा कि ऐसे अनासिर माजी में भी नाकाम रहे, अब भी कामयाब नहीं होंगे। एक तरफ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका हमारे कौमी असासे मुंजमद करके मुश्किलात पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में $1 अरब की बैनुल-अक़वामी इमदाद के वादे पर शुक्रगुजार हैं। इमारत इस्लामी ने गैर मुल्कियों के अफगानिस्तान से इनखला में आलमी बिरादरी से मुकम्मल ताउन किया। बैरून मुल्क मुकीम मुहाजिरीन को वापसी पर खुशामदीद कहा जाएगा। मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने अफगान अवाम की मदद करने पर पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का शुक्रिया अदा किया है। सरमायाकार अफगानिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं, ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में बेगुनाह अफगान शहरियों की हलाकत पर चीन ने हक़ाइक़ पर मबनी तहकीकात का मुतालिबा कर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका को वाक़े की हकीकत पर मबनी तहकीकात करनी चाहिए ताकि अमरीकी ड्रोन हमले पर अफगान अवाम और आलमी बिरादरी को ज़िम्मेदाराना जवाब मिल सके। काबुल में 29 अगस्त को ड्रोन हमले में 10 अफगान शहरी मारे गए थे, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल पर पाकिस्तान से ताल्लुकात का असरनौ जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान से अमरीका की क्या तवक्कात हैं। पाकिस्तान से ख़वातीन के हुकूक़ न देने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने का मुतालबा भी कर दिया।
तालिबान हुकूमत इंसानी हुकूक के वादे पूरे करे तो ही पाकिस्तान उन्हें तस्लीम करेगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा कि अभी तक किसी भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान भी उन्हें तस्लीम करने से कबल आलमी बिरादरी से इंसानी हुकूक के सिलसिले में किए गए वादों की तकमील के लिए अफगानिस्तान की नई हुकूमत की सलाहियत का जायजा ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही। ECP ने वफाकी वज़रा आज़म स्वाति और फवाद चौधरी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और मजीद कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। पार्लियामेंट भी कह रही है कि हमें EVM के ऊपर जाना चाहिए। कौन सी EVM ये डिसाइड करेगा आपका ECP, हम नहीं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका ताल्लुक होगा, करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी जाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने। इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला कर लिया गया। दोनों वफाकी वज़रा को इल्जाम तराशियों का जवाब देना होगा। ECP की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि आज़म सवाती के इल्जामात पर उनसे सबूत मांगे जाएंगे, जबकि फवाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम तराशी की, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। गुज़श्ता दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर में वफाकी वजीर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया था और इल्जाम आयद किया था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है, उसने पैसे पकड़े हुए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम नाराज होकर चले गए थे। उसके बाद वफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बराह रास्त तनकीद की थी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लिमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी बंद करने के मामले पर स्पीकर बोल पड़े। मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि इत्तलात थी कि इजलास में मीडिया गैलरी से हुल्लड़बाजी होगी, जबकि कुछ मामलात में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। मैं कोई एफोर्ड नहीं कर सकता कि वहाँ जो है ना दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े, मीडिया की भी तौहीन हो, हाउस की भी तौहीन हो। मैं समझ गया था कि प्रेस एक ही चीज़ है, उसकी वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। बहरहाल मैं अपनी तरफ से पूरा जो है ना इंशाल्लाह जो हमारे मीडिया से हमारे वर्कर हैं इसको पूरा सपोर्ट भी करूँगा, उनकी जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस भी करूँगा। अवामी नेशनल पार्टी KPK के सदर ML वली खान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में ML वली खान का कहना था कि PDM मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है, मीडिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की भी ML वली खान से मुलाकात हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात करते हुए ML वली खान का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवाम को इख्तियार से महरूम रखने की साजिश है। आज़ाद मीडिया और सहाफत जमहूरियत की सांस की मानंद है। पंजाब के 3 बड़े डिवीजनों में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान बरहम हो गए। टिकटों की तकसीम और इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई गई? वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। मरियम नवाज कहती हैं जिंदा दिलाने लाहौर ने जाली तब्दीली को रद्द कर दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात क्या हुए? सियासत की नगरी में नई हलचल मच गई। पंजाब के 3 बड़े डिवीजनों में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर इमरान खान बरहम हो गए। टिकटों की तकसीम और इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई गई? वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में शिकस्त से मुताल्लिक़ आगाह करने की हिदायत की और गैर तसल्ली बख्श नताइज के जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत की।
पंजाब में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन भी खामोश न रह सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा और सईद चीमा से शिकस्त के जिम्मेदारों के तायुन पर बाज पुरस की। इम्कान इस बात का भी है कि पंजाब भर में पीपी के ढांचे में तब्दीलियां की जाएं। पंजाब में इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर लीगी क़यादत खुश। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, जिंदा दिलाने लाहौर ने जाली तब्दीली को रद्द कर दिया। अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी अता की है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने पूरी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पंजाब का बल्दियाती निज़ाम कैसा होगा? वज़ीर आज़म को नए निज़ाम के अहम नुकात पर ब्रीफिंग दी गई है और इत्तेहादी कमेटी की सिफारिशात भी पेश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद गौर की हिदायत कर दी है। तफसील जानेंगे। चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या हिदायत दी हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती अमूर से मुतालिक जो है अहम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर वफाकी वज़रा असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, मोहम्मद सलाई और अलीम खान और दीगर ने शिरकत की। जबकि जो वज़ीर बल्दियात पंजाब है मियां महमूद रशीद, वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में नई लोकल गवर्नमेंट मॉडल पर ब्रीफिंग दी और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि मुकामी हुकूमत जमहूरियत का बुनियादी ढांचा है। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो बल्दियाती नुमाइंदों के बराह रास्त इंतखाब को यकीनी बनाएं और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर करवाने के लिए इक़दाम करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, अब्बास हैदर नकवी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए रकम जारी कर दी है। महकमा खजाना सिंध ने 4 करोड़ रुपए जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि सूबाई हुकूमत ने उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का भी एहतमाम कर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ की अयादत करके माली इमदाद का वादा किया था। हुकूमत का कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर मजीद पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जाएंगे। वैक्सीन ना लगवाने वाला तदरीसी अमला 30 सितंबर के बाद काम जारी नहीं रख सकेगा। इंडोर आउटडोर डाइनिंग और शादियों में शिरकत भी नहीं हो सकेगी। कारोबार की बंदिशों की तरफ नहीं जा रहे। 18 अजला में पाबंदियां नर्म। लाहौर, फैसलाबाद समेत 6 अजला में बंदिशें रहेंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट थी उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 16 तारीख से दोबारा। अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर स्कूल और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आ रही है। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक जिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए हम बंदिशें बढ़ाते चले जाएंगे। और ट्रेन में सफर करना है तो वैक्सीन लगवा लें। जी हां, 16 सितंबर से वैक्सीनेशन ना कराने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। एनसीओसी ने रेलवे हुकाम को हिदायत जारी कर दी हैं। 16 अक्टूबर तक तमाम रेलवे मुलाजमीन को भी कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलती रहेंगी। 15 अक्टूबर तक तमाम रेलवे मुलाजमीन अपनी कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करें। 16 सितंबर से वैक्सीनेशन ना कराने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। एनसीओसी ने रेलवे हुकाम को हिदायत जारी कर दी। 16 अक्टूबर तक रेलवे मुलाजमीन को भी कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि 16 सितंबर से वैक्सीनेशन ना कराने वाले मुसाफिरों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर रेलवे को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कोरोना और डेंगू वायरस के साथ साथ लाहौर में कोंगो वायरस का भी खतरा मंडलाने लगा है। कोंगो वायरस से मुतासरा पहले मरीज को मियो अस्पताल में दाखिल किया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 14 साल के सुफियान को बुखार और मुंह से खून बहने की शिकायत के साथ लाया गया था। सुफियान का ताल्लुक शेखोपुरा से है और लाहौर में पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है।
اور اب ذکر ہوگا ایک خوشخبری کا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ چند دنوں میں آٹے کی قیمت میں کمی کی خوشخبری سنا دی۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ رواں ماہ سے آٹا، گھی، چینی اور دالوں پر کیش سبسڈی دیں گے، جس سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے، اس سے اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی۔ انٹرنیشنل جو پرائسز بڑھی ہیں پچھلے چند سالوں میں، وجہ کیا ہے؟ کووڈ پینڈیمک۔ جو چینی ہے 2018 میں $303 پر ٹن تھی اور وہ اب $430 پر ٹن پہ چلی گئی ہے۔ ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز وہ کتنے ہیں۔ ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آلو ٹماٹر بھی یہی چیز ہے۔ اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے، چینی کے لیے، گھی کے لیے، دالوں کے لیے۔ ڈالر کی آج بھی اونچی اڑان، ڈالر کی قیمت قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کاروبار کے دوران ایک موقع پر ڈالر 90 پیسے سے مہنگا ہو کر 169 روپے کا ہو گیا تھا۔ کاروبار کے اختتام پر بھی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 84 پیسے مہنگا ہو کر 168 روپے 94 پیسے پر بند ہوا۔ رواں مالی سال کے دوران اب تک ڈالر کی قیمت تقریباً 11 روپے 46 پیسے بڑھ چکی ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہے۔ فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم عمران خان کی مشاورت سے کرے گی۔ منظوری ملنے کے بعد نئی قیمتوں پر عمل درآمد 16 ستمبر سے ہوگا۔ ہو جائیں ہوشیار، تبدیلی سرکار ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کو ہے تیار۔ مہنگائی کی چکی تلے پسے عوام کے صبر کا ہوگا کڑا امتحان۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 1 روپے اضافے کی تجویز دی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 5.5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرول کی مصنوعات بڑھنے میں تو ہر چیز میں پریشانی ہوگی، تمام چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے، غریب آدمی اتنی تنخواہیں بھی نہیں اور تنخواہیں بھی نہیں بڑھ رہی 3-4 سال سے۔ تو حلوہ یہ ہے کہ بھائی پیٹرول کی مصنوعات کم کی جائیں تاکہ لوہے ووہے اور اس کا ریٹ نیچے آئے۔ چاہیے ایسی اتنا مہنگا ہے کہ افورڈ نہیں کر پاتے لوگ، اگر اور مہنگا کرے گا تو غریب عوام ایسے ہی مر جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد بلوچستان اسمبلی کے سیکرٹری کو جمع کرائی گئی ہے۔ تحریک کے مسودے پر 16 ارکان اسمبلی کے دستخط بھی موجود ہیں۔ چیف رپورٹر بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ بشرا ذرا بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں تحریک عدم اعتماد کی اور کس کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے؟ جی اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے، جس پر جو ہے 16 اراکین نے دستخط بھی کیے ہیں اور تحریک عدم وہ سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کروائی گئی ہے۔ جس طرح سے صورتحال سامنے آ رہی تھی کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ بات ہی نہیں بن پا رہی تھی، جس پر ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اپوزیشن کی جانب سے کبھی وزیر اعلیٰ کے خلاف رد عمل سامنے آتا تھا اور کبھی احتجاج کی صورت میں جو رد عمل سامنے آتا تھا، اور سب سے بڑا جو ایک معاملہ سامنے آیا کہ بلوچستان اسمبلی کا جب بجٹ پیش کیا جانا تھا، تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے بلوچستان اسمبلی میں۔ ہمارے بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور ڈیفنس فیز 5 میں تیز رفتار کار نے گھر کے باہر کھیلتی ہوئی 8 سالہ بچی کو کچل دیا۔ 8 سالہ سونیا کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہیں ہو سکی۔ ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ گھریلو ملازمہ سونیا گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث کار سوار ملزم کو گرفتار کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ویلکم بیک، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسجد نبوی میں آب زمزم کے کولر دوبارہ رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صحت کے پہلو سے تمام حفاظتی تدابیر اور احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہی ہیں ثنا بشیر۔
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کورونا کی وبا کے سبب 1.5 سال سے زیادہ عرصے پہلے ان کولرز کو ہٹایا گیا تھا۔ حرمین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی میں زمزم انتظامیہ کے ڈائریکٹر عبد الرحمان الزہرانی کے مطابق زمزم کی لیبارٹری اس پانی کے معیار اور سلامتی کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم عنصر ہے۔ یہ تجربہ گاہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات سے لیس ہیں۔ یہاں متعین خصوصی تکنیکی عملہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف جگہوں سے پانی کے نمونے لے کر ان کی جانچ کرتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث مسجد نبوی میں زمزم کے کولر اٹھا لیے گئے تھے۔ اب جبکہ حالات قابو میں ہیں اور ملک کے رہائشیوں کی بڑی تعداد نے ویکسین لے رکھی ہے تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کولرز کی واپسی کی اجازت مل گئی ہے۔ کراچی کے علاقے یوسف گوٹ میں انسان دوست فلاحی تنظیم کی جانب سے آوارہ کتوں کو پکڑ کر شیلٹر ہوم بھیج دیا گیا۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے وسیم حیدر۔ آوارہ کتوں نے کراچی والوں کی ناک میں دم کر دیا۔ بچے پریشان رہتے ہیں، خواتین پریشان رہتی ہیں، اور ہم لوگ رات کو جب ڈیوٹی سے آتے ہیں 11-12 بجے کے بعد تو یہ کتے ہم لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ بچوں کو کاٹ دیں، بچے جا نہیں سکتے، بچے آ نہیں سکتے، پاگل ہوئے میں کتے ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ کو اس کی طرف جاتی نہیں ہے۔ آوارہ کتے پکڑنا مشکل کام نہیں، لیکن بلدیاتی انتظامیہ سمیت سندھ حکومت نے ہاتھ اٹھائے تو انسان دوستوں نے ہاتھ بڑھا دیے۔ فلاحی تنظیم نے یوسف گوٹ سے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تنظیم انسان دوست کے سربراہ کیس شیخ کہتے ہیں ان کتوں کو شیلٹر ہوم سپر ہائی وے بھیج رہے ہیں۔ کتا پہلے اس کو کریکٹ کر لیں کہ کتا مارنی ہے، اس کو ہم ری لوکیٹ کر رہے ہیں، اس کو ری لوکیٹ کر کے ریز اینیمل ویلفیئر کے شیلٹر ہوم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ صبح سے لگے ہوئے ہیں، ابھی گنتی کریں گے رات کو کہ کتنے ہو گئے، کتنے پھیرے ہو گئے۔ کراچی میں آوارہ کتوں کو پہلے زہر کھلا کر مارا جاتا تھا، لیکن برسوں سے یہ مہم روک دی گئی۔ آوارہ کتے بچوں سمیت جسے چاہتے ہیں کاٹ لیتی ہیں۔ ضروری ہے کہ شہری انتظامیہ اور سندھ حکومت مل کر آوارہ کتوں کو ختم کرنے کا کوئی گرینڈ آپریشن شروع کرے۔ کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ وسیم حیدر، GTV نیوز کراچی۔ اور جناب، کانوں میں موسیقی کے رس گھل جائیں تو انسان ایک پل کے لیے دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ الحمرہ آرٹ کونسل ملک کے نوجوانوں میں چھپے فن کو ابھارنے کے لیے موسیقی کلاسز کا خاص اہتمام کر رہا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے رضوانہ شیخ۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا نام استاد سجاد تافو نوجوان نسل کو الحمرہ آرٹ کونسل میں موسیقی کی کلاسز میں گٹار سکھاتے ہیں۔ موسیقی کی دھنیں بجتے ہی ہر کسی پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ الحمرہ میں استاد سجاد تافو 15 سال سے گٹار کی کلاسز دے رہے ہیں۔ بڑا اچھا ماحول ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر مجھے 15 سال ہو گئے جس میں نے کلاسیکل راگ سکھائے، صوفی میوزک سکھایا، ان کو کارڈ سسٹم بتایا کہ کیا ہے، ان کی الفبے کیا ہے گٹار کی، جو دنیا میں بہت مشکل لوگوں کو پتا تھا پاکستان میں۔ طلباء و طالبات کا کہنا ہے کورونا کے باعث جب سب کچھ بند ہے، موسیقی سیکھنے کا موقع بہت اچھا ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی پلیٹ فارم ہے، ایک اچھا پلیٹ فارم ہے سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے، تو بہت کم ایسے پلیٹ فارم ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو ایمرجنگ آرٹسٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ نوجوان فنکار ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گٹار کی دھنیں جتنی سریلی ہیں اسے سیکھنا آسان کام نہیں، یہی وجہ ہے کہ طالب علم گٹار کلاسز کے ذریعے الحمرہ آرٹ کونسل کے تحت موسیقی کے سریلے رنگ بکھیر رہے ہیں۔ کیمرامین سلمان مراج کے ساتھ رضوانہ شیخ، GTV نیوز لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔